महिला जाती है तो उनकी कंप्लेन ली ही जाती है, ओके ओके। नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा सुना है कि मतलब जेल में भी ऐसे करप्शन होता है, वो सच है क्या? थोड़ा सा 100% होता ही है, होता ही है। करप्शन के बगैर जेल ही नहीं चल सकती, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ। अगर मेरे डैडी मुझे लात नहीं मारते, हम 3 भाई हैं, मेरे डैडी ने वो दोनों को लात नहीं मारी, मुझे लात मार के यहाँ से हकाला। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिकेत जादव, वेलकम टू एथर टॉक्स। मैं लेकर आया हूँ एक नया पॉडकास्ट एक नए गेस्ट के साथ। हमारा आज का ये पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग होने वाला है। आज के हमारे गेस्ट का नाम है वाजिद खान। वो एक वेल नोन एडवोकेट है। वाजिद खान, आप कैसे हो बताओ प्लीज़। मैं एक लॉयर हूँ और बेसिकली मैं जो लॉयर हूँ तो मैं क्रिमिनल लॉयर बोल के पहचाना जाता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट वाजिद खान है। काफ़ी कंट्रोवर्सी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सोशल मीडिया पे आप अगर मेरा नाम डालोगे तो आपको मेरे से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है वो देखने मिलेगी। वाजिद सर, आप एक नॉर्मल पर्सन से लॉयल तक पहुँचने का सफ़र थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को। बेसिकली मैं जिस समाज में आता हूँ वहाँ पे एजुकेशन का इम्पोर्टेंस आज भी इतना नहीं है। तो बचपन में मेरे एक फ्रेंड हुआ करते थे, अमित बोल के, उनके डैडी लॉयर थे और मुझे उनके वजह से मालूम पड़ा कि ये लॉ फील्ड क्या है, और मुझे उनको देखते देखते बचपन में वो फील्ड की तरफ मैं अट्रैक्ट होने लगा। तो उसके बाद तभी से मैंने स्कूल लाइफ से ये कोशिश चालू की। जब मैंने घर पर बताया आगे चल के कि मुझे लॉयर बनना है तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अपोज किया, क्योंकि ये हमारे समाज में नहीं चलता है। एक लॉयर मतलब झूठ का पेशा, गलत पेशा, इसमें गुनाह करना पड़ता है, तो मोबेडे ने वकील नहीं बनना चाहिए, ऐसा हमारे समाज के लोग। लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को अपोज करा और उसके बाद मैं आज जो छत्रपति संभाजी नगर है यानी कि औरंगाबाद, मैं वहाँ पे रहता था। मैंने पार्ट टाइम लोगों के पास काम किया, अखबार डालने का काम करना। बस स्टैंड पे एक होटल है कार्तिकी, उसमें मैं 9 से रात को 9 से 2 बजे तक वेटर का काम करता था और फिर दूसरे दिन कोर्ट में जाया करता था। थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में बताओ। थोड़ा स्कूलिंग कैसे हुई थी आपकी? मतलब वहाँ भी आप ब्राइट स्टूडेंट थे क्या? नहीं, बेसिकली मेरे जो डैड है वो एसटी ड्राइवर थे। एक एसटी ड्राइवर जो अपनी लाइफ में बिजी होता है, घर के लिए काम करना, कमाना, घर पे फैमिली। और मैं मोमेडियन समाज का हूँ। हमारे समाज में आज भी एजुकेशन लेना, पढ़ना, इसको ये नहीं मानते। कुछ लोग तो ये भी मानते कि ज़्यादा पढ़ लिखोगे तो पागल हो जाओगे, तो और मुसलमान को पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलती। ऐसे डायलॉग्स मैं सुन सुन के बड़ा हुआ और मुझे बचपन में नहीं लगा था कि मैं लॉयर बनूंगा। लेकिन जैसे ही मैं 9th क्लास के आसपास गया और मैं मेरे दोस्त से मिला, उसके डैडी लॉयर थे, तब से मुझे वकील बनने की क्रेज चालू हुई और इस फील्ड की तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ। लेकिन मेरा फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत ख़राब था। मतलब लॉयर बनना, कॉलेज करना, उसकी पढ़ाई करना, ये मेरे लिए एक ड्रीम जैसा था। तो पार्ट टाइम कहीं भी कुछ भी जॉब करना, छोटे छोटे काम करना, ऐसे करते करते मैंने 10th बीड शहर में ही निकाला। फिर छत्रपति संभाजी नगर यानी कि आज का औरंगाबाद, सॉरी अभी छत्रपति संभाजी नगर और पहले का औरंगाबाद, उस शहर में मैं रहा। मैंने वहाँ बहुत छोटे छोटे काम किए हैं। मैंने बियर बार में भी काम किया है, अखबार डालना, ये करना। लेकिन ये करते हुए भी कि मुझे लॉयर बनना है और मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उस तरफ कंटिन्यू रहा। ये करते करते मैं वकीलों के टेबल साफ करता था, चाय लाता था। आज भी वो जब उनसे मिलता हूँ या उनके अगेंस्ट में जब केस लड़ता हूँ तो वो शौक होते हैं कि अरे यार सारा कल तक हमारा टेबल साफ करता था। तो ये प्रोफेशन ने मुझे दिया। और जब मैं औरंगाबाद में सक्सेस हुआ, मतलब आज मैं काफ़ी कंट्रोवर्सी लॉयर हूँ, लेकिन मैं जब वहाँ पे रहता था तो मैं एक नॉर्मल लॉयर था। सक्सेस मिला, लेकिन क्या होता है कि हर आदमी को सक्सेस इतने आसानी से नहीं मिलता। मेरे पीछे मेरे बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स चालू हो गए और फैमिली इश्यूज हो गए, और वो इश्यूओं ने मुझे कहीं ना कहीं तोड़ के रख दिया और मुझे पुणे शहर में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं ये शहर में आया, मैं नहीं चाहते हुए यहाँ पर आया। आने के बाद भी यहाँ 6 मंथ मैंने बहुत गरीबी देखी। 6 मंथ मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं पार्ट टाइम बिल्डर के पास जाके फिर कोर्ट में जाता था, लेकिन मैंने जिद नहीं छोड़ी। मुझे ऐसे लगता था अगर भीख भी मांगनी पड़े तो मैं कोर्ट के बाहर मांगूंगा, लेकिन ये फील्ड नहीं छोड़ूंगा। तो मैं 2008 का पास आउट हूँ। 2012 तक सक्सेस ने मुझे हमेशा धोखा दिया। 2012 के बाद मैंने सक्सेस देखी और मैंने
मतलब मुझे जो भी आशीर्वाद मिला है मेरे माता पिता से मिला, गरीबों से मिला। गरीब लोगों ने मुझे इतना कोऑपरेट किया और मैं नसीब मतलब खुशकिस्मत हूँ कि मुझे हर समाज के लोग ने प्रेम किया, सिर्फ मोमेडियन ने नहीं, मुझे हिंदू हो ईसाई हो हर समाज के लोग ने मुझे प्यार दिया, काम दिया। और 2012 के बाद मैंने इतना सक्सेस देखा कि मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, कभी मेरे ड्रीम में भी नहीं आया था। आज मैं केपी में रहता हूँ, मतलब पुणे के कोरेगांव पार्क में, वहाँ कोई गरीब जल्दी से घर नहीं ले सकता। यहाँ तक कि 2012 में मैं झोपड़पट्टी में रहा करता था। 2012 के पहले रात को क्या खाऊंगा या दिन में क्या मिलेगा ये तक सोचना मेरे लिए ये था। लेकिन इस फील्ड ने 2012 के बाद मुझे अनगिनत सक्सेस दिया। आज मैं हीरो हीरोइन के साथ उठता बैठता हूँ, सूरज चौहान के साथ खाना खाता हूँ या जो भी है सो एंड सो। और भी कई सारे स्टार्स हैं जिनके साथ में मैं प्रवीण तड़ेस जी से अच्छे रिलेशन है, बहुत सारे नाम है नहीं क्या। तो ये मराठी आप अगर सोशल मीडिया पे मेरा नाम भी डाल के देखोगे तो ये हीरो साथ में उठा बैठा कंट्रोवर्सी हुई है। स्कूल कब गए जाते थे? कॉलेज ओके, कॉलेज के टाइम से। स्कूल तो मैंने 10th पास करने के बाद ही मैंने मेरा शहर छोड़ दिया। मैं प्रॉपर बीड़ शहर से बिलोंग करता हूँ। ओके। फिर उसके बाद जब मैं लॉ को एडमिशन लिया तो मैं कॉलेज जा नहीं पाया, मैं सिर्फ एग्जाम्स को जाता था और कोर्ट में वकीलों के पास काम करता था। फिर अभी 2012 में मैं पुणे आया। आपके चौधरी बस्ती जो है पीछे यहाँ पे पुणे में, वहाँ मैं बहुत छोटे से रूम में रहा करता था। 2012 में मैं यहाँ पे आया क्योंकि मेरे पीछे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, तो वो सब सॉर्ट आउट करने के लिए इस शहर में मैं आ गया। लेकिन फिर मैं यहीं रहा। मेरे मिसेस यहाँ के हैं, हम लोग दोनों फेसबुक पे मिले, उनसे प्यार हुआ, फिर मैं यहीं रहने लगा और यहाँ फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। 2012 तक का काफ़ी वक्त गरीबी में निकाला। 12 तक भी मैं एक न्यूज़पेपर में शाम को काम करता था, फिर कोर्ट जाता था। लेकिन मैंने लॉ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब मैंने मेरे क्लाइंट्स को कभी झूठ नहीं बोला कि मैं आपकी केस ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं उसको सच्चाई बताता था। इसलिए मेरे पास 6 मंथ काम नहीं था। काफ़ी लोग मेरे पास जाते थे, लेकिन बाद में लोगों को एक बात मालूम पड़ी कि ये आदमी कड़ू बोलता है लेकिन सच बोलता है। हम लोग रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो लिव इन रिलेशनशिप इज इट लीगल और इलीगल इन इंडिया? इंडिया में वो लीगल ही है। ओके। यस, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं। लेकिन क्या होता है, मोस्टली इंडिया के लोग उसे पेपर पे रखते नहीं है, प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं किया जाता है। और जैसे कि बच्चा होगा नहीं होगा वही खुशी होता है, नहीं लिख होता है कि बच्चा नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में बच्चा हो जाता है। राइटिंग में तो नहीं लिखते। तो क्या है कि लिव एंड रिलेशनशिप बनाते वक्त जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जेंट्स के लिए। ओके ओके, ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि लेडीज कभी कभी इसका मिस यूज करके उसके ऊपर रेप केस या सो एंड सो केसेस फाइल करते हैं। तो अगर लड़कों को अगर सतर्कता करनी होगी तो फिर क्या कर सकते हैं आप? खुली औरत खुला पैसा आदमी का दिमाग बंद कर देता है, ऐसी एक कहावत है। जब कोई लड़की लिव इन में रहने के लिए एग्री होती है तो वो लड़का उसकी हर चीज मानने के लिए तैयार होता है। मतलब वो छोड़ देता है। और मोस्टली बहुत सारे लड़के क्या होते हैं कि नहीं हम किसी लॉयर के पास जाएंगे तो इधर मालूम पड़ जाएगा उधर मालूम पड़ जाएगा, एग्रीमेंट क्यों रखना है, वो कागज़ कहीं ये हो जाएगा। और कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और बाद में उसको उठा के कहीं ना कहीं ऐसी जगह फेंक देते हैं जो मिलता नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों में से जब किसी के रिलेशन खराब हो, मतलब एक जन को अलग रहना हो या कोई भी हो, जब उनमें क्लैशेस आते हैं तो एक जन वो कागज़ गायब भी कर सकता है, तो उसकी 2 कॉपीज बनानी चाहिए। तो कंपलसरी है डॉक्यूमेंटेशन। ओके ओके। और ऐसे केसेस में समझो अभी दोनों पार्टनर दे आर हैविंग क्वालिटी टाइम इन अ प्राइवेट होटल। ओके। हाँ, और समझो विदाउट एनी लाइक आउट ऑफ नोवेयर, मतलब समझो पुलिस आ गए या फिर कुछ ऐसा लड़की ने बोला कि मतलब ये मेरा यूज़ कर रहा है, तो फिर ऐसे टाइम पे मतलब क्या क्या कर सकते हैं? यस, आपके 2 क्वेश्चन थे कि क्या हम किसी होटल में जाके एंजॉय कर सकते हैं कपल। हाँ हाँ जी, तो उसको मैं कहूँगा 21। ओके 21 वाला मतलब ये जो किस लेते हैं वो तो 21 होता ही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कलम है जिसको हम लोग बोलते हैं 21। ओके। यानी कि कलम 21 से आपको आपके मनपसंद जोड़ीदार के साथ होटल में जाके एंजॉय करने का, रहने का राइट है। ओके। तो जो यंग जनरेशन है, गर्लफ्रेंड का 21 तो याद रखोगे, कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का 21 भी याद रखो। इसके अलावा वो लड़की अगर वहां पलट जाती है कि इसने मेरा यूज किया तो समझो रेप केस हो गई।
तो उसके लिए मतलब लड़का क्या कर सकता है इनोसेंट के लिए? वो बहुत लंबी प्रोसीजर होती है, जामीन, एफआईआर, अरेस्ट, वो जब बाहर आएगा इंसाफ ही सब, तो वो उसके बाद की प्रोसीजर है। ओके ओके, मतलब ऐसा कुछ लीगली करना पड़ता है सब कुछ? यस यस, क्योंकि वो मतलब लड़की मतलब पीड़िता और लड़का मतलब अन्याय, ऐसा पुलिस वाले मानते हैं। लड़की ने अगर बोल दिया रेप केस है, ऐसा वैसा है, तो उनको कंप्लेन लेना ही पड़ता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर वो महिला की कंप्लेन पुलिस नहीं लेते हैं तो उनका जॉब जाने के चांसेस 99% होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लेडीज आ गई कि बेचारे खुद का जॉब बचाने के लिए खर्च लेते हैं। लड़का ऐसा खुद का कलेजा चीर के भी दिखाएगा, नस काट के दिखाएगा, साहब मेरा खून ये देखो मैं सच बोल रहा हूँ, तो उसको बोलेगा वो बाजू में फेंक, लड़की को बोलेगा बैठ इधर, फिर वो लड़के पे एफआईआर होगी, उसको कोर्ट ले जाया जाएगा, उसको वहां से जेल एंट्री, फिर उसके बाद जामीन होगा, फिर वो इंसाफ के लिए लड़के खुद को 100 साबित कर सकता है। आपके पास कोई केस स्टडी है क्या जो हम हमारे ऑडियंस को बताएंगे? बहुत सारे हैं, तो आप किस केस स्टडी के सब? लिव इन के बारे में थोड़ा सा, अगर लड़की ने किस मिसयूज हुआ होगा। बहुत सारे हैं आज के ज़माने में, तो कंटिन्यू मतलब जितने केसेस रेप के फाइल होते हैं उसमें से 99% केसेस छूट रहे। क्यों छूट रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं फेक है या कॉम्प्रोमाइज है। फॉल्स है। यस यस। तो एक लड़का था जो मतलब बहुत ही उस लड़की से प्यार करता था, और वो लड़की भी उससे प्यार करती थी, लेकिन वो जब खुद के पैर पे खड़ी नहीं हुई थी। तो दोनों का रिलेशन अच्छा चला जब तक वो लड़की खुद के पैर पे खड़ी नहीं हुई। लेकिन जिस दिन वो लड़की खुद के पैर पे खड़ी हो गई, मतलब प्राइवेट जॉब वगैरह करने लगी, तो उसको लगने लगा कि ये लड़का अपने लायकी का नहीं है, इसकी औकात नहीं है, मैं बहुत ही सुंदर और टैलेंटेड हूँ। फिर उसने इसको इग्नोर चालू किया और वो अच्छे पैसे वाले या बड़े लड़कों के साथ या खूबसूरत लड़कों में घूमने लगी, इसको इग्नोर करना चालू किया। ये पट्टा उसके प्यार में रोने लगा, दारू, आशिकी, टेंशन, ये वो। फिर क्या हुआ, ये उसको बहुत समझाने की कोशिश करने लगा, लोगों को भेजे लगा कि शादी करते रहते इन्हें कहे ये वो, लेकिन वो लड़की मानी नहीं, ये उसके पीछे आशिक। तो इस हाल में फिर लड़की ने उसके ऊपर रेप केस फाइल किया ताकि इसका पीछा छूट सके। ओके अगर ये सेम सिचुएशन लड़कों का अगर देखा जाए, तो अगर समझो लड़के ने अगर कमिटमेंट की होगी शादी की, और उसने अगर शादी नहीं की एंड में, तो फिर क्या हो सकता है? कमिटमेंट में अगर आप रिलेशन रखते हो और उसका कोई राइटिंग में प्रूफ है तो आपके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। ओके लेकिन आपने लड़की फॉल्स एलिगेशन कर सकती है, वो उसका राइट है। फॉल्स एलिगेशन तो कोई भी कर सकता है, किसी के भी खिलाफ में झूठी कंप्लेन करना आसान है, लेकिन उसको साबित करना मुश्किल है। और अगर यही सेम अगर लड़की ने बोला होता तो मतलब वो मतलब उसके लिए आसान होता ना? वो तो होता ही, हम खुद बोल रहे हैं कि लेडीज जाकर रेप कंप्लेन करना उनके लिए आसान है, लेकिन एक लड़का थोड़ी बोल तो सकता उसके लिए ऐसे लैब टेस्ट वगैरह नहीं होता क्या? होती है ना। टेस्ट कब होती है कि जब किसी लड़की, देखो बलात्कार की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। समझ जाओ कोई अननोन लड़की है या पहचान की है, हम उसके विदाउट कंसेंट उसको उठा के ले जाके रेप करते हैं, तो वहां पे हमको मेडिकल कंपल्सरी मिल जाता है। लेकिन हम रिलेशन में रहते, वो हमने उसके साथ में रिलेशन में रहा है और आज वो शादी नहीं कर रहा है, उस पर रेप केस, तो तुम्हारा 30 दिन पहले अगर रिपोर्ट आएगा, ये 30 दिन पहले रिलेशन आया है या 2 महीने पहले या जो भी है, तो डॉक्टर लोग क्या लिखते देते हैं कि शक्यता यानी कि गुंजाइश हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी वो लिखते हैं। ओके ओके और बहुत सारे डॉक्टर तो ऐसे होते हैं कि वो कुछ नहीं देखते हुए भी हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके ओके पॉइंट है। आपके व्यूज़ बताओ, रेप केसेस, फेक रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? फेक रेप केस बढ़ने का रीज़न ये है फिजिकली अट्रैक्शन, फिजिकली सेटिस्फैक्शन, मनी और ऊंचे ऊंचे सपने। लड़का हो लड़की हो, हर एक को सेक्स चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, और उनको उनकी चीज़ें से जीना है, इसलिए रेप केसेस बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों की गलती है, लड़कों की भी गलती है, हर एक को। और जैसे कि क्या होता है, फिजिकली अट्रैक्शन एक चीज़ होती है, हम जब बात करते हैं तो सामने वाला कुछ पर्टिकुलर सेकंड के लिए हमारी बात सुनता है, साइंटिफिक रूल है, और उसके बाद क्या होता है, वो फिर दूसरे जगह वो हो जाता है, उसको वापस से अट्रैक्ट करके हमारे पास लाना एक कला है। तो इसी तरह क्या होता है, सेक्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारे पार्टनर के साथ फिजिकली सेटिस्फैक्शन हो गया, हमको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, जैसे कि एक चिंगम चबाते हैं तो वापस से वो पूरी फिक्की हो जाती है।
तो इसी तरीके से क्या होता है कि लाइफ पार्टनर चेंज करने की लोगों को ये लग गई है। या फिर बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि चलो ये गरीब है, पैसे वाला मिल रहा है, फिर बदल रहे। येरोड़ा जो पूना का एरिया है, येरोड़ा में ज़्यादातर छोटे बच्चे लड़कियां आपस में ही रिलेशन बनाते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं। पूना के अंदर सबसे ज़्यादा विनय भंग के, रेप के केसेस कहीं डाले जाते होंगे तो ओके। और ये मिसयूज ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन मतलब हो रहा है क्या? रेप हो ही रहा है, 100% हो रहा है। रेप केसेस का मैं तो खुद कितना बोलता परसेंट हो रहा है, आप बता सकते हो थोड़ा? नहीं, मैंने काउंटिंग नहीं, परसेंट तो नहीं बोल सकता हूँ। ओके, मतलब लेकिन परसेंट केसेस मतलब हो सकते हैं कि मतलब फेक है? फेक तो 99% केसेस फेक है। और ये फेक केसेस की वजह से जो सही लेडीज है, बेचारी जो रियल बहन है जिस पे जुल्म हुआ है, हाँ। उसको इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। उन महिलाओं को ये जो महिलाएं करती है उस पे ये होता है। और आपको बता देता हूं कि सडनली अभी लेटेस्ट में मैंने 1 महीना पहले मैंने एक केस लड़ी, उसके अंदर वो लड़की ने इस पे रेप केस डाली और हमको मालूम पड़ा कि किसी और शहर में भी उसने और एक बंदे पे डाला है। ओके। ये बात जब मैं कोर्ट पे बताऊं तो कोर्ट बोलता है वो हमको मत बोलो, यहाँ के लॉ पॉइंट पे बात करो। मैं कोर्ट को बताना चाह रहा कि शी इज हैबिचुअल, लेकिन यहां पे कोर्ट सुनने को तैयार नहीं। तो मतलब ऐसे भी हो रहा है। ओके। तो मतलब अभी समझो जो फेक केसेस है वो तो मतलब रजिस्टर हो रहे, लेकिन सब समझो कि मतलब जो किसी पे सच में हुआ है तो वो टाइम पे क्या क्या करना चाहिए फिर? अगर वो पुलिस से, बहुत जन ऐसे करते हैं कि पुलिस से फोन आ गया तो पुलिस वाले बहुत प्यार से बात करते हैं, इधर आओ जरा बैठना है, आपसे बात करनी है, नोटिस देंगे, छोड़ देंगे, ऐसा होता है और वहां पे चले जाते हैं। मैं तो खुद ज्यादातर पर्सनल यंग स्टार को बोलूंगा, अगर आपको लगता है आप पे फेक रेप केस दाखिल हो गई है तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाओ। पुलिस स्टेशन में जाके आप खून चीर के हाथ बीत के मत बताओ कि साहब मैं बेगुनाह हूं, हमारा प्यार था, ऐसा था। आपके आंसुओं से पुलिस की को कोई लेना देना नहीं है, उनके आंख में आंसू नहीं आते। ओके, मैंने ऐसा सुना है कि मतलब वो डायरेक्ट पुलिस से भी कर सकते हैं, फाइल रजिस्टर, केस रजिस्टर, और कोर्ट में भी कर सकते यस यस यस। मतलब कौन सा फायदेमंद होता है? फायदेमंद तो पुलिस के पास से ही होता है। Okay. लेकिन जब अगर कभी किसी केसेस में अगर पुलिस ने नहीं सुना तो उसको हमारी लैंग्वेज में 156(3) यानी कि प्राइवेट केस फाइल की जाती है, ऐसा कहा जाता है। ओके ओके ओके। ये अभी इतना सब सुनने के बाद राइट टू इक्वालिटी है क्या? नहीं है, नहीं है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्त्री पुरुष समानता दी गई है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पुलिस स्टेशन में अगर आप जाते हो, एक जेंट्स अगर पुलिस स्टेशन में जाता है तो वो जुल्मी, और एक लेडीज जाती है उसके आंसू दिखाती है, रोती है, तो वो है पीड़िता। बहुत बार कोई गरीब जाता है तो वो गुनेगार, पैसे वाला जाता है तो जी सर साहब। पुलिस स्टेशन में भी बहुत बार ऐसा होता है, हर पुलिस स्टेशन में नहीं, लेकिन आप खुद पुलिस स्टेशन में आप गरीब बन के चलो, मैं टिप टॉप बन के चलता हूँ, देखना किसकी कंप्लेंट लेते हैं, होता है। और अगर ऐसा केसेस में बताओ, अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल वाला होगा, समझो जिसकी पहले से शादी हुई हो, लड़का हो या लड़की हो, तो उस केस में क्या होता है? कुछ भी नहीं, रेप केस, शादीशुदा हो या कुंवारा हो, सेम दोनों पे वही केस फाइल होती है, रेप केस। मतलब मैरिड है तो उस पर कोई अलग सेक्शन है, ऐसा नहीं है, या यंग है तो ऐसा कोई नहीं है। नहीं, अगर इंसान, अगर समझो एक लड़का, सॉरी एक कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, और उसका बाहर किसी के चक्कर चल रही है और उसका लिविंग में है, तो वो टाइम पे क्या हो सकता है? आईपीसी में पहले 494 कलम होती थी, अभी बीएनएस के हिसाब से एक नई कलम आई है, मतलब शादीशुदा रहते हुए भी नहीं क्या, तो वो सेम सिचुएशन है। लीगल बोले तो देखो, अभी मैंने बताया कुंवारे को भी वही है, और जो मैरिड है वो अगर रहता है तो उसको भी वही है, सेम लॉ तो सेम की। ओके। और समझो अभी शादी का बोलते हैं, अगर कोई इंसान अगर शादी कर रहा है और उसमें अगर डाउरी ज़्यादा मांग रहे लड़के वाले लड़के वाले, तो मतलब वो लीगल है, इलीगल है? नहीं, वो तो इलीगल ही है, वो इलीगल है। हाँ इलीगल है। और ऐसे ऐसे केसेस मैंने सुने हैं कि मतलब लड़के ऐसे मतलब बोलते हैं कि झूठी गवाही देते हैं कि मतलब इन्होंने मतलब बहुत सारे पैसे दिए
के चक्कर में, मैंने डाउरी के चक्कर में रिश्ता तोड़ा है। यस, इसको 498 कहा जाता है। ओके पिछले करीबन 10 साल से शायद ही किसी को सजा हुई हो। ओके, मतलब ये सच है। हाँ, यानी कि बहुत सारे लेडीज क्या होता है, जैसे कि हर लेडीज केस नहीं करना चाहती, लेकिन बहुत सारे पुलिस, लॉयर, पॉलिटिशियन, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई ईगो होता है, फिर वो उसको, लड़की को ये किया जाता है कि तू ये कलम डाल, ये सेक्शन डाल, तो फिर ये होता है। और आज के ज़माने में पुरुष महिलाओं पे अत्याचार नहीं कर रहे, एक महिला बाकी के महिलाओं पे अत्याचार कर रही है। फॉर द एग्जाम्पल आपको देता हूँ, समझो लड़की शादी करके जाती है ससुराल में, तो वहाँ कम से कम 6 से 7 लोग होते हैं, उसमें 3 से 4 लेडीज होती है। झगड़ा हस्बैंड एंड वाइफ का होता है, लेकिन डाउरी के केसेस में उनके भी नाम आ जाते हैं। तो आप बताओ, जब एक लेडीज वो 3 पे केस डाल रही है, तो ज्यादा संख्या किसकी हो रही है? लेडीज की। मतलब आज जो औरतों पे जुल्म हो रहा है, सबसे पहले सरकार ने ये सोचना चाहिए, पुरुष कर रहे हैं कि खुद महिलाएं महिलाओं पे कर रही। तो मोस्टली डाउर्स के केसेस में 99% लोग छूट रहे हैं। ओके ओके ओके। और अगर समझो यही अगर सेम हम लड़का करे तो? जुल्म नहीं, छुट्टी डाउरी मांग रहा है और तुम मतलब डाउरी के चक्कर में उसने शादी कैंसिल कर दी तो? लेकिन हर चीज बेस होती है, आती है सबूत के ऊपर। ओके, मतलब लड़के को सबूत अभी वो उसके बीवी को ये कर रहा है कि जा चल तू तेरे घर से पैसे लेके आ, सोना लेकर आ, चांदी लेके आ, तो वो उसने उस टाइम थोड़ी कुछ रिकॉर्डिंग होती है, जज ने, कोई किसी ने या हवलदार ने थोड़ी कैमरा लेकर गया है। ओरली चीज को बोला हुआ कंसिडर नहीं किया जाता है। तो मैं तो बोल रहा हूं आपको कि मेरे हिसाब से और मेरे लॉ के स्टडी के हिसाब से करीबन 10 साल हो गए हैं, मैंने तो किसी को सुना नहीं है कि इसी को दहेज मांगा और उसको सजा हो गई। ये भारत में कोई भी केसेस हो, मतलब उसको रिजॉल्व करने के लिए इतना टाइम क्यों लगता है? ये इसमें गलती सिर्फ अकेले पुलिस या वकील की नहीं होती है। जो बंदा केस लेके आया है, जिस पे जुल्म हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीजें बताऊंगा। उसका पहला काम है कि वो एक अच्छा वकील करे। अच्छा वकील का मतलब इन द सेंस बहुत बड़ा पैसे वाला ऐसा नहीं है। आपको एक अच्छा वकील देखना है कि जो हमारी केस जीत सकता है, और उसको केस देने से पहले आपको उसके सामने बैठना है और उसको पूछना है, हमारी केस में कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, क्या लगेंगे। लेकिन जब लोग क्या करते हैं, ज्यादातर वकील के पास केस देते टाइम पहले उसको गरीबी की कहानी बता देते, हम बहुत गरीब है, हमारा ऐसा, हमारा, मतलब मेन टॉपिक छोड़ के उसको इस चीज की तरफ ये करते। दूसरा, लॉयर को आप केस दे के, कुछ सारे पैसे वाले लोग ऐसे होते हैं, लॉयर को केस दे दिया ना, वो उसका देख लेगा। लेकिन आपकी केस है तो आपको उस लॉयर के पीछे रहना है, फॉलो लेना है कि सर क्या हुआ, कैसे हुआ, कोऑपरेट करना है। तीसरा, आपकी केस में अगर आपको ऐसे लग रहा है कि केस स्लो चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं आगे, सेशन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो आप लोग इधर भी जा सकते हो। तो वकील, जजेस, पुलिस, ये यंत्रणा काफी नहीं है। बहुत बार जिसने केस दी है वो बंदा भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक बार बताता हूँ, आज के ज़माने में लोग यूट्यूब, गूगल के वजह से बहुत होशियार हो गए, ओवर स्मार्ट हो गए हैं। उनको लगता है कि यूट्यूब का नॉलेज अपन अपने वकील को सिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वकील को सिखाना बंद करो। किसी भी वकील से आप अच्छे से बैठ के बात करो कि हमारी केस को कितना टाइम लगेगा, कितना होगा और कितने जल्दी खत्म हो सकती है। इसके अलावा आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे जो जज डायल है, ये है, वो है, आप लोग वकील वहाँ से चुनते हो, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई वकील बहुत स्टार है, उसके वो जैसे कि पहले 5 स्टार होटल वालों को स्टार दिए जाते थे, आज के ज़माने में किसी सोशल मीडिया की वेबसाइट से बोलेंगे अरे ये वकील का इतना रेटिंग है, उतना रेटिंग है, हो सकता है बड़ा हो। नो, मैं तो खुद बोलता हूँ कि ऐसे वकील आप सोशल मीडिया से मत चुनो। आप आपके वकील से बात करो, आप देखो वो कैसा है। आप वकील के साथ जब बाजी तोला भाव करते हो तो प्रॉब्लम में आप आते हो। ओके ओके ओके। और आपने जैसे बताया आप क्रिमिनल लॉयर हो, तो मतलब आपके एक दो केसेस के बारे में बताओ थोड़ा सा, कि मतलब उसके लिए वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम लग सकता है? टाइम जैसे कि देखो, अभी अगले साल बारिश कब होगी ये तो कोई भी नहीं जानता। हाँ। तो किसी भी केस को जब चलती है तो कितने इसमें लगेगी ये नहीं है। अभी जैसे कि एक केस होती है जिसको बोलते हैं डीवी, यानी कि कौटुंबिक हिंसाचार। हाँ। उस कानून के बारे में लिखा गया है कि ये केस 6 मंथ के अंदर फिनिश होनी चाहिए। ओके। लेकिन
नहीं हुई तो यही सवाल है, नहीं हुई तो किसी का कुछ होता नहीं है। जजेस जल्दी ऑर्डर नहीं करते, हाँ। वो पड़े हुए हैं। कभी कभी हस्बैंड एंड वाइफ का कॉम्प्रोमाइज होकर आ जाता है, फिर झगड़े फिर आते हैं। कभी कभी वकील उसमें नहीं जाते, फिर जजेस, बहुत सारे वकील हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है जजेस उसको ऑर्डर करने टाइम लगाते। तो 6 मंथ की केस 6 मंथ में खत्म हुई है ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। वो 2-2 3-3 5 साल तक चल रही है। लॉ सिस्टम में करप्शन, ब्राइब ऐसा कुछ होता है क्या? आप क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? होता है, ओके। है बिल्कुल है। पहली बात तो कि इंडिया में करप्शन कुछ लोगों के लिए वरदान है, ओके। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल वरदान है। मैं ये नहीं बोलूँगा करप्शन बुरा होता है, ऐसा तो बहुत जन बोलते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कुछ लोगों के लिए करप्शन वरदान है, कुछ लोगों के लिए। ओके। अभी अपने ही पुणे के अंदर कुछ नंबर 2 के धंधे को पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक कुछ पुलिस वाले, मैंने सब नहीं कहा। अभी बाईपास पे ले लो, चंदन नगर बाईपास पे ले लो, विमान नगर में ले लो, रात में कुछ भुर्जी की गाड़ियाँ, अंडे की गाड़ियाँ कुछ भी चलती होगी, तो कभी कभी कुछ गाड़ियों में पुलिस वाले भी पार्टनर होते हैं, कहीं आशीर्वाद होता है। दूसरा, हफ्ते तो बहुत जन लेते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में कुछ वकीलों को अपॉइंट किया गया है, मतलब जैसे कि पुलिस वाले उनको ही काम देंगे, उनको ही केस देंगे, वो वकील उनको उसमें से कमीशन देते हैं। यानी कि कमीशन इतना बढ़ गया है, वो जेल की जो गाड़ी जाती है आरोपियों को ले जाने की, उस गाड़ी के नजदीक कोर्ट में खड़े रहने के भी पैसे लगते हैं। कुछ पुलिस वाले, मैं हमेशा वर्ड यूज करूंगा कुछ पुलिस वाले, जैसे कि वो आरोपियों को पानी देना है, चाय देना है, खाना देना है, हर चीज का रेट है। वो गाड़ी में बैठ के बात करनी है, उसका भी रेट है। मतलब करप्शन जो बोलेंगे, करप्शन वो बड़े पैमाने पे हो रहा है, और हमारे लॉ के अंदर जुडिशियल सिस्टम में आपको वो बड़े पैमाने पे मिलेगा। ओके। लाइफ में ऐसा कौन सा बर्बाद करने वाला केस है क्या आपके पास, कोई केस स्टडी? अभी जैसे कि एक बात बताता हूँ कि एक फैमिली मैटर था, हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा था उसमें, सिंपल तरीके से। और वो जो हस्बैंड का भाई था वो बेचारा पुलिस भर्ती की पूरी ये कर रहा था, उसको पुलिस होना था, पुलिस बनना था उसको, और वो उनके साथ में रहता भी नहीं था। इनका शहर अलग और वो स्टडी के लिए कहीं और अलग, और उसको बेचारे को पुलिस बनना था। जब ये दोनों मियाँ बीवी का नहीं पटने लगा तो बीवी ने उसके ऊपर 498 डाउरी की और अलग के अलग केसेस की, और साथ में उसके भाई का भी नाम डाला। जब वो बेचारे का एफआईआर में नाम आया तो जब भर्ती हुआ वो, तो उसको उसमें प्रॉब्लम आया और बहुत रो रहा था। मतलब सर मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया, भाभी भर पूरे कोर्ट में, भाभी मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है, मेरा क्यों। लेकिन वो लेडी खुद के ईगो में इतनी बिजी थी कि मैं इन सबको सबक सिखाऊंगी, मैं दिखाती हुई इनको मैं कौन हूँ, इनकी लायकी औकात बताती हूँ। वो औकात दिखाने के चक्कर में ये बेचारे का करियर बर्बाद कर दिया। ऐसा तो है। तो मतलब अभी उनका क्या है अभी स्टेटस, मतलब वो अभी जॉब पे है या फिर क्या कहते कुछ नहीं, आज जिंदगी जी रहा है, लेकिन वो सब खत्म हो गई, केस कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो चले गए, लेकिन उसका जो सपना था वो अधूरा रह गया। हैं? बैंगलोर का केस बहुत हाइप पे चालू है, उसके बारे में थोड़ा बताओ जरा। और बैंगलोर की केसेस में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। उस बंदे ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद उसके वाइफ ने उस पर एलिगेशन लगाया कि उसके रिलेशन चालू थे, ये थे। मतलब जो भी मैंने सुना है वो सोशल मीडिया से सुना है, लेकिन मैं जेंट्स के फेवर में हूँ या लेडीज़ के फेवर में हूँ मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी वो केस पेंडिंग है। उस पेंडिंग केस में कुछ बोलना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो अभी वेट एंड वॉच। ओके ओके ओके। आपको मैंने मतलब बहुत सारे फोटोज देखे आपके, मैंने मुर्शीपट्टनम के आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, तो उसका क्या रिलेशन है आपका? मुर्शी पैटर्न ये फिल्म मेरे लाइफ से बहुत ही रिलेटेड है, नज़दीक है, मैं मानता हूँ। प्रवीण तरडे मेरे अच्छे फ्रेंड है, और फिल्म के बहुत सारे कलाकार भी जो है तो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं। इसके अलावा जैसे कि देखा होगा आपने कि सेम वो लॉयर, जैसे वो टू व्हीलर पे होता है, मैं होता हूँ वो टक्कल सो एंड सो, ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है मेरे से। तो देखते हैं। आप इतना बेधड़क बोलते हो, आप बिग बॉस जाना चाहोगे? 100% क्यों नहीं, अगर अच्छी ऑफर आती है तो बोलना चाहूँगा, क्योंकि क्या है बिग बॉस को मेरे जैसा एक बंदा चाहिए कंट्रोवर्सी। और मेरा एक दोस्त अभी सूरज चौहान, वो भी हाल ही में उसमें जाकर आए हैं, और वो तो विनर है, मेरे अच्छे फ्रेंड है। हम भी उनके फैन हैं बहुत ज़्यादा। अभी सूरज चौहान की और मेरी भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। एक फिल्म आई थी राजा रानी, मराठी फिल्म जो आई थी,
उसको लेके जो काफ़ी वाद विवाद हुआ था, तो लोगों को लगा कि मेरी और सूरज चौहान की दुश्मनी थी। लेकिन अभी हाल ही में हम लोगों ने साथ पे फोटोज़ डाले हैं, बर्थडे सेलिब्रेट किया है और सोशल मीडिया पे बताया है कि हमारा और सूरज चौहान का कोई भी आपस में वाद विवाद नहीं है। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि वो भी गरीबी से ऊपर आए हैं और मैं भी गरीबी से ऊपर आए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसके अफवाह बना के हम लोगों की आपस में दुश्मनी वगैरह वगैरह प्रेजेंट किया था। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैंने हमेशा फिल्म स्टार के साथ देखा है, वो थोड़ा सा बताओ। यस, मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए लीगल काम करता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री के जो शूटिंग परमिशन, एग्रीमेंट, कई सारे कंट्रोवर्सीज होते हैं, चेक बाउंस या बहुत सारे फिल्म वालों के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी इंसान ही है। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में एज अ लीगल एडवाइजर बोल के काम करता हूँ। एक्टिंग वैक्टिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं वकीली यानी कि वकालत और मेरी बीवी, ये दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। आपको अगर चांस मिला एक्टिंग का तो जाओ। नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मेरी वकालत में इस फिल्म में इतना नशा है। आज भी अभी इतनी रात को आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, तो आप सोच लो कि मैं थक हार के आने के बावजूद भी यहाँ आया हूँ। तो नहीं, मैं एक्टिंग नहीं करूँगा कभी। ओके। आपको इतना बड़ा हो गया आप, मतलब बहुत सारे सक्सेस है आप, इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? मेरे वाइफ और मेरे डैडी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे लाइफ में बहुत सपोर्ट किया। अगर ये लोग नहीं होते, जैसे कि इवन दो मेरे डैडी ने मुझे घर से लात मार के हकाला, अगर मेरे डैडी मुझे लात नहीं मारते, हम 3 भाई हैं, मेरे डैडी ने वो दोनों को लात नहीं मारी, मुझे लात मार के यहाँ से हकाला, तो उसके बाद जो मुझे मोटिवेट मिला, तो उनकी लात के अंदर वो मैजिक था। ताकि मैं सोचता था कि नहीं, मेरे डैडी के सामने मैं कुछ कर दिखाऊंगा, तो वो था। उसके बाद मेरी वाइफ अगर मुझे नहीं मिलती, नसरीन खान मेरे जो वाइफ है, वो अगर मुझे नहीं मिलती, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो गरीबी में रही हर हालत में, मतलब वो उसने कभी मेरे से शिकायत नहीं की कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। अगर वो ये सपोर्ट नहीं करती, और मेरे अंदर एक अच्छा लॉयर है, एक एक्टिव पर्सन है, ये सबसे पहले उसने देखा। जैसे आपने बताया था आपके पिताजी ने आपको मतलब धक्का मार के घर से निकाला था, तो आप अभी इस मुकाम पे इतना सक्सेस हो आपको अभी मिला है, तो मतलब उनका अभी रिएक्शन कैसा है? अभी तो मैं उनके लिए हीरो हूँ, बहुत प्यार करते हैं मेरे से। अभी लेटेस्टली कहीं भी जब वो देखते, लोग मोबाइल में कई सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंस्टा पे वगैरह लोग देख रहे हैं, तो वो उनको प्राउड होता है। लेकिन मेरे डैडी से गले मिलने के लिए और उनका प्यार पाने के लिए मेरे लिए काफ़ी वक्त गया। जब मुझे घर से निकाला गया, मैं घर से गया, मैं हॉस्टल में रहा, लाइफ में रहा, माँ से चोरी से बात करता था, लेकिन मुझे मेरे फील्ड ने मेरा डैड वापस भी दिया। तो ये फिर उसके बाद हम गले मिले, और आज वो मेरे घर पे आते, अखबार में देखते, तो उनके लिए आज मैं किसी स्टार से कम नहीं हूँ। यस। और अगर आप लॉयर नहीं होते तो दूसरा कौन सा फील्ड पे जाते हो? अगर मैं लॉयर नहीं होता तो मैं पुलिस वाला होता। अगर मैं पुलिस वाला नहीं होता, लॉयर नहीं होता, तो मैं क्राइम रिपोर्टर होता। लेकिन मैं होता तो सिर्फ क्राइम से रिलेट ही कुछ होता था। और ऐसा क्यों? क्राइम मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि क्राइम के अंदर क्या होता है, मैं मतलब एक मराठी के फेमस लेखक है, अभी मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक लॉयर थे, और उनकी हर किताब कोर्ट के अंदर ही होती थी। और कोर्ट के अंदर जब भी रोज जाते तो कहानियां होती है, हर कोई आता है, वकील को अपनी कहानी बताता है, जज के सामने हम लोग कहानी प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी कहानियां हैं कि उसमें आदमी का मन दिल जो है तो वो पूरा उसमें चला जाता है, बिजी होता है। तो मुझे इसीलिए ये वकालत पसंद है। ओके। और जाते जाते आप अपने ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे, और जो यंग ऑडियंस है जिनको लॉयर बनना है, तो मतलब क्या बताना चाहोगे उनको? जो लोग लॉयर बनना चाहते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी जनरेशन पैसे कमाने के लिए लॉ में आ रही है, तो आप फेल हो जाओगे। लॉ के अंदर आपको सबसे पहले कमाना है नाम। आप नाम कमाओगे तो पैसा आपके पीछे आएगा। दूसरी बात, ये फील्ड आपसे पहले सब कुछ ले लेगी। जैसे कि मेरे साथ ये फील्ड ने सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स लिए, मेरे माँ बाप लिए, मेरे दोस्त लिए, मेरा अच्छा वक्त लिया, बहुत सारी चीजें मेरे से ये पहले फील्ड ने मेरी छीनी। ये सब छीनने के बाद फिर मुझे इस फील्ड ने सब कुछ दिया। सैक्रिफाइस बहुत किया। एंड गाइज, इट्स अ रैप ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा वाजिद सर से बात करके। बहुत सारे लोग इंस्पायर हो गए पॉडकास्ट को देख के, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब
ये पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग हो गया है और ऑडियंस को भी बहुत अमेजिंग, ये बहुत अच्छा लगने वाला है। और थैंक यू सो मच वाजिद सर, आप यहाँ आए, आपका वक्त दिया, आपका बहुत सारा कीमती वक्त दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वो बताओ हमें। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनको थैंक यू नहीं बोलूँगा और आप सभी को भी थैंक यू नहीं बोलूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर मेरे लाइफ से आप कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए हो तो कमेंट में टाइप करके बताओ कि किस किस को लॉयर बनना है और किस किस को ये अच्छा लगा। और आगे चल के कोई भी एक बंदा अच्छा वकील बनता है, इंसाफ दिलाता है, ये जब से एलिगेशन कर रहे थे कि इंसाफ नहीं मिलता है, एक भी बंदा तैयार होता है तो तब जाकर मैं थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। अगर आपको लगता है आपका जीवन न हो व्यर्थ, यथार्थ टॉक्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।